देखो, कई बार डिस्कशन चल पड़ती है कि ये रियल इस्टेट ज़्यादा बेहतर है या स्टॉक मार्केट। मीन्स किस तरीके के लिए, किस चीज़ के लिए रियल इस्टेट बेटर है और कब स्टॉक मार्केट। अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है रियल इस्टेट में जाने का, क्योंकि रियल इस्टेट में आपको एटलीस्ट कुछ अमाउंट चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर्टी खरीद सको। इसलिए बिगिनिंग टाइम के लिए आपको स्टॉक मार्केट से ही स्टार्ट करना भी चाहिए। दूसरी बात ये आ जाती है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो गए, ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, या कई बार अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं कुछ सोसाइटीज़ में, या कई बार कुछ रिपेयर के खर्चे हो गए, या अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है घर में, कोई सीलन दरारें कोई और चीज़ आ जाती है, उस रिपेयर का खर्चा हो गया, वो सब ऑनर को बियर करना पड़ता है एक तरह से। उसके बाद लेकिन स्टॉक्स में, शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई रिपेयर का खर्चा नहीं, और जो बाय का खर्चा आता है, स्टैम्प ड्यूटी या कुछ भी चार्जेस कह लो, बहुत मिनिमम होते हैं। मतलब 1 करोड़ के लिए सिर्फ 10,000, और कहाँ प्रॉपर्टी में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए ऑलमोस्ट आपको 7-8 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, शायद 9-10 लाख तक भी देने पड़ सकते हैं आपको। ये बात सच है। दूसरा पॉइंट कि रेंट जो है प्रॉपर्टी में ज़्यादा अच्छा आ जाता है। जैसे अगर आप बात करो रेंट की, प्रॉपर्टी में रेंट आ जाता है लगभग, मान के चलो प्रॉपर्टी का 2-2.5% या 3%। हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि रेंटल यील्ड जो है ऑन एवरेज लगभग 3% रहता है। हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज़ पे वो 5 या 6% हो, और वो तब होता है जब जनरली प्रॉपर्टीज़ लीज वाली होती हैं, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके टाइटल में कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो हम 2-3% पकड़ लेते हैं, 3% पकड़ लेते हैं कि 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी दी, तो उस पर आपको लगभग 25 से 30 हज़ार का ही रेंट आ पाएगा साल का। तो लगभग 3.5 लाख रुपए मान के चलते हैं, एंड कुछ ना कुछ इसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। और जैसे फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, या कोई और सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, तो मोटा मोटा मान के चलो 3 लाख तक आपको एक तरह से रेंटल पड़ जाता है। वहीं अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपको जो देता है डिविडेंड्स, वो लगभग 1-1.5% ही देता है। मोटा मोटा हम 1% ही मानकर चलते हैं। तो एक तरह से 1 करोड़ पे वो 1 लाख रुपए डिविडेंड्स होता है। दूसरी बात, अगर जो जो रेंट है वो हर बार आपको लेने जाना पड़ेगा, हर बार आपको डिस्कस करना पड़ेगा पर्सन से। कई बार पर्सन नेगोशिएट करेगा, कई बार आगे पीछे किसी और डेट को देगा, कई बार कहेगा कि मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। बट डिविडेंड में ऐसा नहीं है। डिविडेंड जब डिक्लेयर हो गया कंपनी, उसके बाद अपने आप आपको पे कर देगी। आपको आपका बैंक अकाउंट कोई भी बैलेंस हो, मिनिमम बैलेंस हो, कुछ भी हो सिचुएशन में, वो पे कर देंगे आपको। इसलिए डिविडेंड्स के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी। और रही रेंट की बात, रेंट के लिए आपको बार बार एफर्ट करने पड़ेंगे, रिमाइंडर डालने पड़ेंगे जनरली, तभी आपका रेंट का आ पाएगा आपके अकाउंट में। या अगर आपका कैश में लेना होता है तो आपको जाना पड़ेगा बार बार उनसे कैश लेने। 3-4 जगह प्रॉपर्टीज़ आप अलग अलग जगह पे खरीदोगे, आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा रेंट लेने, और बेचने में 100 तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। पर स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, आप मोबाइल पे बैठे सारा कुछ आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी कल को ख़राब भी हो सकती है, प्रॉपर्टी कल को डैमेज भी हो सकती है, जबकि आपके शेयर्स डैमेज नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, मोबाइल आप दूसरा ले लोगे, आपका डीमैट अकाउंट उसके अंदर ही रहेगा, आपका डीमैट अकाउंट आप दूसरी जगह लॉगिन कर लोगे, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। पर प्रॉपर्टी में देखिए दोस्तों, आग भी लग सकती है, प्रॉपर्टी में कोई और चीज़ दिक्कत भी आ सकती है, तो वो डैमेज भी ऑनर को बियर करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखें। इसलिए इन एनी केस मेरे हिसाब से किसी भी सेंस में प्रॉपर्टी जो है वो डिविडेंड से अच्छी इनकम नहीं दे सकती, मतलब स्टॉक से अच्छी इनकम नहीं दे सकती। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी आपके लिए ठीक है। जैसे आपके पास 2-3 करोड़ हैं, तो आप आधे पैसे डिविडेंड, आधे पैसे स्टॉक्स में और आधे पैसे प्रॉपर्टी में कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 20 लाख ही हैं, तो उसमें से आप प्रॉपर्टी कैसे खरीदोगे और कैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे?
इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास 2-3 करोड़ नहीं होते, इसलिए उनको स्टार्ट स्टॉक से ही करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी अगर आपको बेचनी है, आपको जल्दी-जल्दी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको बायर ढूँढना पड़ेगा और प्रॉपर्टी का रेट पक्का नहीं रहेगा। जबकि बात करें हम अगर शेयर्स की, शेयर्स का जो है रेडी मार्केट अवेलेबल है। जब भी स्टॉक मार्केट ओपन है उस टाइम आप सेल करके अपने शेयर्स बेच सकते हैं और विद इन 24 या 48 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। तो इन एनी केस जो लिक्विडिटी होती है वो सारी स्टॉक्स में बेहतर होती है, इसीलिए स्टॉक्स हर केस में बेहतर है। देखिए, जो रियल इस्टेट है वो बुरा नहीं है, रियल इस्टेट में भी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। पर बात ये होती है कि रियल इस्टेट जो है वो अमीरों को अमीर और मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बना देती है। अमीरों को अमीर क्यों बना देती है? उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेने के लिए, बार्गेन करने के लिए पैसे होते हैं, तो वो बार्गेन करके अच्छी रेट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो लोन भी ले लेते हैं, जितने पैसे होते हैं वो सारे लगा के एक ही प्रॉपर्टी बाई कर पाते हैं और उसमें वो रहते हैं, मतलब अपने घर के लिए। उसको बेचेंगे तो नहीं कभी भी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उसमें तो वो रहते हैं, उसमें तो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर आपने सही मायने में इन्वेस्टिंग करनी है तो रियल इस्टेट से मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट हर तरीके से बेहतर है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो रियल इस्टेट में है और स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।